अभी 1 महीने पहले भी लोगों ने देखा। उसी हाथरस में, उसी अलीगढ़ मंडल में जब हम गए थे वहां, तो उसके कुछ दिन पहले का किस्सा था। रेणु शर्मा नाम की एक ब्राह्मण समाज की महिला, जो कि अपना पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रही हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हो गए। तुरंत निर्देश मिल गया लखनऊ से, ठीक है इस महिला को ठिकाने लगाना जरूरी है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके और उसको जेल में बंद कर दिया गया। और जेल में बंद ही नहीं किया गया, जब कोई उसके ऊपर जुर्म नहीं था तो उसकी बेल हो गई। बेल ना हो इसकी पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब बेल हो गई तो उसके बाद 15 दिन निकल गए बेल होने के बाद, लेकिन उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। कब निकलने दिया? 15 दिन के बाद, जब उसकी जेल के अंदर उस महिला की मृत्यु हो गई, तब उसके बाद निकलने दिया। क्या दोष था उसका? राजनीति में थी क्या ये दोष था? या लोगों के लिए काम करती थी ये दोष था? या ब्राह्मण समाज की थी इसलिए उसको मरवाने का काम किया? क्योंकि ब्राह्मणों के घोर विरोधी इस समय जो है ये सरकार, और सरकार में बैठे मुखिया ब्राह्मणों को नहीं देख सकते, ये निश्चित। और इसीलिए हर तरह का निर्देश होता है कि इनको छोड़ना नहीं। किस तरह से खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, 1 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, सूखी थी, और उसको उसके जो पति था उसका तो एनकाउंटर कर ही दिया और उसको जेल में उठा ले गए, और अभी तक जेल में रखा हुआ 1.5 साल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री, वो खुद उसकी पैरवी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि किसी प्रकार से इस लड़की की बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोगों को, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको सबक सिखाने का जो उन्होंने मन बना लिया। और आज उसके साथ साथ में 1.5 वर्षों से जेल में है। उसी परिवार में, उसके घर में जो लोग काम कर रही थी, 2 महिलाएं, जिसके कि एक 6 साल का बच्चा, एक लड़की थी, और 3 साल का लड़का, उन बच्चों के साथ में उन महिलाओं को जेल में बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो सरकार जिसने महिलाओं से क्या कहा था, जब इनको वोट चाहिए था तब ये नहीं बताया था कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कहा था हमको वोट दे दो, हम तो सब समाज को लेके चलेंगे। हमारा नारा चुराया था, बहुजन समाज पार्टी का नारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको चुराने का काम किया था। और चोरी करने के बाद में लोगों को कहा हम तो सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। बहुजन समाज पार्टी का नारा चुराने के बाद में सबसे वोट मांगने का काम किया। महिलाओं से कहा कि तुम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत दुखी हो, हमारा साथ में आ जाओ। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब आती है, ये सभी को मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही क्या होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही वो मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो उसके तुरंत बाद पूरे प्रदेश में दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगे, फसाद, इसकी छड़ी लग जाती है। तो इन सब चीजों से आजिश होकर के महिलाओं के साथ में जिस तरह दुराचार हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चलो इनको हम वोट दे देते हैं। और फिर क्या नतीजा निकला? आज जो हमने आपको बताया वो तो बताया ही बताया है, लेकिन इनकी खुद की जो सरकारी रिपोर्ट, केंद्रीय रिपोर्ट है एनसीआरबी की, वो क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर देखा जाए, तो पूरे विश्व में देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की सुरक्षा महिलाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। जो वादा इन्होंने किया था, वोट तो ले लिया, लेकिन ये देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करती। अभी फिर आपके बीच में घूम रहे हैं, फिर आपके मोहल्ले में नजर आएंगे। मोहल्ले में नहीं आएंगे, जो बाहर की सड़क है, मेन रोड, उसी में नजर आएंगे। उसमें कोई ना कोई यात्रा निकालेंगे। पिछले 5 महीने से, जब से हम निकले थे 23 जुलाई को और अयोध्या जाके कार्यक्रम शुरू किया था, और वहां पर जाकर इनका जो असली चेहरा है उसका खुलासा करने का काम किया था,
जो ये नकाब ओढ़ करके धर्म के नाम पे पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, वो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा बताते थे। इनका असली चेहरा दिखाने का काम किया था कि अयोध्या में करा क्या था, इन्होंने क्या किया अयोध्या में, सिवाय धन कमाने के अलावा अयोध्या में धर्म के नाम पे कुछ नहीं किया। पूरे प्रदेश में धर्म के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अधर्म के अलावा कुछ नहीं किया। और ये लोग जो हैं, इन्होंने धर्म के नाम पे वोट तो ले लिया, लोगों से वादे किए, झूठे वादे करने की इनकी एक बहुत ही महारत है। हम तो कहते ही हैं हर जगह कि अगर कोई कंपटीशन हो जाए, पूरे विश्व का कंपटीशन हो जाए, अगर कि देखा जाए कौन सबसे ज्यादा झूठ बोल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी वालों को पहला इनाम मिलेगा। हर जगह पहला इनाम मिलेगा। आपसे कहा, महिलाओं से कहा, किसानों से कहा, हमको वोट दे दो। क्यों दे दे? अरे हम तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। उन्होंने सोचा कि चलो 15 लाख वाला कह रहे थे जुमला है, वो तो जुमला था, 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा। अब की बार कह रहे हैं नहीं, अब की तो हम सही वादा कर रहे हैं, आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे। क्या किया आमदनी दोगुना? किस तरह से आमदनी दोगुना की? आमदनी तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उनकी जमीन छीनने की योजना जरूर 3-3 काले कानून लाकर बनाने का काम किया। पूरे देश में किसान आंदोलित हुआ, आंदोलन करने के इनको लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी जमीन छीनने की योजनाएं ऐसी बनाई उन काले कानूनों में कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हाथों में जमीन का पट्टा देना मजबूरी हो जाएगी और उसके बाद कभी वापस आने वाली नहीं। किसान समझ गया, उसने जब आंदोलन किया तो उसके आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की गई। उसके ऊपर लाठियां चलाई गई, उसके सर फोड़े गए, सर से खून निकला। मुख्यमंत्री जी जो पड़ोस के थे भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा के, बोले इतनी लाठियां मारो, इतनी लाठियां मारो जब तक सर लाल ना हो जाए। और यहाँ के जो मंत्री लोग थे उन्होंने ताली बजाई, कहा बहुत अच्छी बात है। और उसमें 2 किसान तो उसी दिन मृत्यु हो गई उनकी, जो लाठियां चली थी। 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी इस आंदोलन में, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने तो कहा कि नहीं, दबाने का काम तो हम करेंगे। और किस तरह से दबाएंगे? उन्होंने गाड़ी चला करके 4 किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी रौंदने का काम किया और उनकी मृत्यु हो गई। उनको मारने का काम किया गया, एक सोची समझी साजिश के तहत मारने का काम किया गया। और जब ये खुलासा हो गया कि मार दिया, आपने दबा के सोच के मारा, तो मीडिया वालों ने जब सवाल पूछ लिया तो उनका कॉलर पकड़ लिया उनका भी कॉलर पकड़ लिया। और कॉलर पकड़ने के साथ साथ में उन्होंने उसके बाद उनको चोर उचक्का जो कह सकते थे कहने का काम मंत्री जी ने किया। मंत्री जी ये बात कर रहे थे, लेकिन सरकार कहती है, केंद्र की सरकार कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे बहुत अच्छे मंत्री हैं, ये हमारे अपने आदमी हैं, क्योंकि किसानों को सबक सिखाने जा रहे थे। अंततः इन्होंने अपने तीनों काले कानून वापस लिए। कब लिए? जब इनको ये लग गया कि चुनाव आ गया और चुनाव के दौरान में ये अपने घरों में भी नहीं घुस पा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि आपके घरों के पास नहीं आते हैं। जो यात्रा भी निकालते हैं, चाहे विश्वास यात्रा हो, अविश्वास पैदा करने के बाद अब कहते हैं विश्वास यात्रा पैदा लेके चल रहे हैं। और उसके बाद सड़कों में जाएंगे, मेन रोड में जाएंगे, अंदर नहीं आते, क्योंकि इनको बताया गया कानून वापस लेने के पहले कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, जो उनके नेता हैं, वो अपने घरों में नहीं घुस पा रहे हैं। उनको घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है और वो पीछे के दरवाजे से अपने घर में आते थे। तो इसलिए ये कानून वापस लिए गए सिर्फ चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद ये फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। इस बात का खुलासा तो इनके एक राज्यपाल जी ने भी कर दिया था और इनके और साथियों ने भी कर दिया था। तो इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं से कहा कि हम आपको रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप मेरे साथ में आ जाइए। और आपने सुनी लिया, अभी आपके सामने बात रखी गई कि क्या इन्होंने रोजगार की जगह किया, सारे जितने जहां नौकरी हो सकती थी उसको बेचने का काम कर दिया इन्हीं लोगों के हाथों में, और कुछ नहीं किया। इन्होंने 2 गुने की बात कही थी किसानों से, 25 रुपए बढ़ाएं गन्ना का दाम 5 साल में।
15 रुपए बढ़ाए थे समाजवादी पार्टी की सरकार ने, इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दिए। और आखिरी साल में बढ़ाया 2 महीने पहले, जब 5 रुपए सालाना के हिसाब से इन्होंने गन्ना के दाम बढ़ाए। लेकिन बहन मायावती जी, उन्होंने तो कोई वादा नहीं किया था किसानों से कि हम आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। पर चूंकि जैसे हर गरीब उनके दिल में बसता है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसी तरह से किसान भी उनके दिलों में बसता है, उनके दिल में बसता है, और इसलिए उनकी परेशानी भी वो खूब समझती है। और अपनी पिछली सरकार में 2007 से 12 की जो सरकार थी, उन्होंने 125 रुपए जो क्विंटल दाम था उसको 250 रुपए पहुंचाने का काम किया था। 2 गुना करने का काम बहन मायावती जी ने किया था। 23 लाख नौकरियां देने का काम किया। इन्होंने तो खाली झूठे वादे किए और नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। और जब भी नौकरी देने की कोई बात आ जाती है, दिखाते हैं कि अब हम ये इम्तिहान लेने जा रहे हैं, अब हम टीईटी का करने जा रहे हैं, अब हम बीएड का लेने जा रहे हैं, अब हम अध्यापकों का इम्तिहान लेने जा रहे हैं, अब हम लेखपालों का लेने जा रहे हैं। लेकिन एक एक करके जितने, चाहे पुलिस कर्मियों वाला हो, चाहे लेखपालों वाला हो, चाहे टीचरों वाला हो, आपने भी देखा कि जब एक इम्तिहान हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं पर्चा लीक हो गया, इसलिए हमने इसको रद्द कर दिया। उनसे लाखों करोड़ रुपया कमा लेते हैं फॉर्म की फीस के नाम पे, और उसके बाद कह देते हैं पर्चा लीक हो गया। क्योंकि खोट है, इनकी सोच में खोट है और ये नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए खुद ही पर्चा लीक करते हैं और पर्चा लीक करवाने का काम करके ये इन नौकरियों का जो होता है उसको रद्द करने का काम करते हैं। ये वो सरकार चल रही है। इसको आपने देखा कि किस तरीके से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको दबाने का काम, उनको डराने का काम, उनको धमकाने का काम पूरे उत्तर प्रदेश में करने का काम करते हैं। लेकिन किसके साथ, किसके इशारे पे करते हैं, ये जरूर समझने की जरूरत है। खास तौर से हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के साथी हैं उनको भी समझने की जरूरत है। हालांकि वो लोग सब चीजें जान चुके हैं और जान भी रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये मिलजुल करके ये योजना बनाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे काम करेंगे हम, तुम ऐसी बात करो, फिर हम जवाब में ऐसी बात करेंगे और हम दहशत फैलाने का काम दोनों मिल करके करेंगे। वरना ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी 5 साल की, एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 134 दंगे बनाने का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। ये 134 दंगे कैसे हो गए? दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। और ये दंगे तभी होते हैं जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, खुल करके मिले। अब तक तो खुल के मिल गए, पहले अंदर अंदर मिलते थे, लेकिन अब तो खुलेआम मिलने लगे। आपने देखा होगा हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों ने हमको भेजा कि देखिए असलियत इनकी। हमने कहा हम तो बहुत पहले से इनकी असलियत जानते थे। कल की तस्वीर, परसों की तस्वीर भेजी उन्होंने, जहां पर श्री मुलायम सिंह यादव जी और वो और आरएसएस के मुखिया भागवत जी, ये दोनों मिलकर के बैठ के गलबैया कर रहे थे और दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी मंत्रीगण हैं वो उनके सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक थे। एक तरफ ड्रामेबाजी करते हैं कि हम उनके यहां रेड कर रहे हैं, जबकि वो प्रायोजित होती है, उनको बता करके होती है, तभी तो 16,000 रुपए मिलते हैं। और कहा जाता है कि हमको बताओ, हमको चढ़ाना है तुमको, जब हम चढ़ेंगे तुम चढ़ोगे, हम लोग इस तरह का कुछ ड्रामेबाजी करेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमारी लड़ाई चल रही है। और कैसी लड़ाई? ये एक दूसरे के साथी अभी से नहीं है, ये 2003 से है। 2003 में श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी। हमारे 37 एमएलए, बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के जो थे, उन्होंने एक गैर कानूनी आदेश पारित करके और उनकी सरकार बनवाने के लिए उन्होंने 37 एमएलए उनसे मिलाने का काम किया, विलय कराने का काम किया।